तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा आज का कमिटमेंट था कि हम जो HCS मीन्स राइटिंग है उसके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आज पहला वीडियो आपके समक्ष लाया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जो एक इसके लिए एक लाइन हमने अपनाई है वो है संघर्ष से सफलता की ओर, क्योंकि सफलता का जो पहला चरण है वो संघर्ष ही है, राइट। तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए जिस हिसाब से आयोग ने जो एक मेंशन किया हुआ है कि मेंस वो जुलाई अगस्त तक करा लेंगे, अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास अगर हम मानते हैं, तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि हमारे पास बचे हैं आज से 60 डेज। तो हमारा जो काउंटडाउन है वो शुरू हो रहा है आज से 60 डेज का। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से हम चलेंगे, और जिससे कि एक आपका जो कोर्स है वो तय सीमा जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ तक हम पूरा कर पाएँ, राइट। तो जो हमारी शुरुआत होगी वो हमारे जो प्रीवियस ईयर जो मेंस हुआ था HCS का, जो 2021-22 तक चला था, उसका एक क्वेश्चन है, उससे शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं और इससे हमारा डेटा हमें मिलता है। तो शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2021-22 पे कि क्रिटिकली एनालाइज, यानी कि हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी चीज़ को। क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब हुआ हमने आलोचना करनी है। विषय जो भी इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो विषय दिया हुआ है उसके बारे में सही गलत, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को दिखाना होता है। और जो हम नेगेटिव बातें करते हैं उसका हमने सॉल्यूशन भी देना होता है, राइट। एक अधिकारी से यही उम्मीद होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में होगा तो उसको वो परिस्थिति में 2 जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं वो दिखती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर वो किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, वही एक पावर होती है लीडर की या किसी ऑफिसर की, क्योंकि ऑफिसर एक्ट लाइक अ लीडर, अगर आप यहां से सिलेक्शन लेते हैं। तो देखिए यहां पर है क्रिटिकली एनालाइज करना है। किसको करना है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? 73rd और 74th, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसने किस तरह से जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जो निचले स्तर पे काम करती है, जैसे कि ग्रामीण स्तर पे पंचायत और शहरी स्तर पे जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, राइट। तो उसके बारे में हमने इसको एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, राइट। अब देखिए ये जो हम 3 स्टेप अपनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्रिटिकली वाले। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे कि कमेंट करेंगे रिलेटेड टू द एक्ट, यानी कि जो पूछा गया है मुद्दा, यानी कि जो 73rd और 74th जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं, उन पे हम कुछ टिप्पणी करेंगे, मतलब कुछ बोलेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब क्या अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, वो हमने शुरुआत अच्छे से ही करनी है, राइट। और नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होगा, हम लोग जो प्रश्न पूछा गया है उसी से संबंधित जो डेटा है वो रखेंगे, राइट। उसी से संबंधित जो डेटा है वो रखेंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, कंक्लूजन देंगे, और इसमें हम कंक्लूजन में एक सॉल्यूशन भी देंगे। क्या देंगे? एक कंक्लूजन देंगे और सॉल्यूशन भी देंगे, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो पूछा गया है 73rd और 74th, उसके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं जो 73rd और 74th है ये पास हुआ था 1992 में, ठीक है। इसने क्या किया था कि कहीं ना कहीं इसने ग्रामीण और जो शहरी जो क्षेत्र है
वहां पर कहीं ना कहीं इसने क्या किया था, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित करी थी। क्या करी थी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? देखिए, गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, सरकार का क्या मतलब होता है? सरकार मतलब जो शासन करता है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या होती है? सरकार होती है जो शासन यानी कि रूल प्लस प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ठीक है, ये तो करती है सरकार, शासन और प्रशासन। अब देखिए, लोकल स्तर का यहां मतलब है कि मानते हैं ये कोई बड़ा शहर है, इसको हम मानते हैं ये एक लखनऊ है। ठीक है, ऐसी मानते हैं लखनऊ। अब लखनऊ के नीचे कोई ब्लॉक वाला एरिया है, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जो एक तरह का शहरीकरण ही है, पर उतना बड़ा शहर नहीं है। ठीक है, और इस ब्लॉक के नीचे भी मान लेते हैं कोई ग्राम आता है, ग्राम या शहर भी आ सकता है, छोटा सा शहर जिसे आप टाउन कहते हैं। तो देखिए, ग्राम में अब क्या होगा, पहले से क्या होता था, जो भी नीति बनती थी, जो भी शासन प्रशासन होता था, वो इस स्तर पे होता था, ऐसे करके यहां जाता था, राइट, इस तरह से। तो मूवमेंट क्या है, नीचे इस तरह से, इस तरफ भी जाएगा। तो सारी नीतियां कहां बन रही है, यहां पर बन रही है, राइट। परंतु अब क्या है, अब इसके बाद क्या 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 किया गया, देखिए कमी इसमें क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। कमी ये होती है इस स्तर पे, एक सेकंड, यहां पर जो कमियां हैं वो तो यहीं के आदमी को पता है ना, यहां पर जो भी कमियां हैं वो तो इसी को पता होगा। तो इसीलिए कोशिश ये की गई है कि जो शासन प्रशासन है वो एक इस स्तर पे पहुंचा दिया जाए, यानी कि इसी ग्राम के या इसी शहर के लोग शासन प्रशासन में शामिल हो जाए। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र भी, जहां लोगों का तंत्र होता है, राइट। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, वो यहां पर भी अपनाया जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी, यानी कि लोकल स्तर पे लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा सरकार पे। आगे देखते हैं, तो यहां पर हम क्या सीखे, यहां पर आगे आप देखेंगे पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए, विकेंद्रीकरण हो रहा नहीं हो रहा, पहले शक्ति यहां थी, इसको एक बार रिमूव करते हैं। अब देखिए, पहले यहां पर मानते हैं कोई बड़ी शहर है, सिटी है, और यहां पर कोई छोटा सा ग्राम है। ठीक है, तो शक्ति जो है, जो पहले यहां पर रह रही थी, यहां पर थी शक्ति, अब उसको शक्ति का क्या, विकेंद्रीकरण। तो कुछ शक्ति यहां डाल दी गई है, ग्राम में डाल दी गई है, तो यही होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राइट। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ग्रास रूट लेवल मतलब एकदम निचले स्तर पर। अब देखिए, इसमें क्या है, हैव सम पॉजिटिव, यानी कि यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। जो एफिकेसी मतलब होता है प्रभाव, मतलब जो ये 73वां 74वां जो संशोधन किया गया, जिसके द्वारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई, इसका कुछ सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब जो प्रभाव पड़ा वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, यानी कि किसी राज्य में इसका प्रभाव कुछ अलग तरीके का पड़ा, अलग तरह का पड़ा, और किसी राज्य में कुछ अलग तरह का पड़ा, राइट। अब ये बात तो हमने लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने आगे क्या लिखा है, हमने लिखा है कि 73rd और 74 जो अमेंडमेंट है वो क्या स्थापित करता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। 73वां क्या स्थापित करता है, पंचायत, और 74वां म्यूनिसिपैलिटी, जिसको हम एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और ये कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक मंच देता है, किस चीज में मंच देता है, डिसीजन मेकिंग में। देखिए, होता क्या है कि आप जो वोट करते हैं, वोट द्वारा आपने अपना प्रतिनिधित्व चुना, वो आपके बिहाफ पे, क्योंकि वोट करके आपने उसको अपनी जो कानूनी बनाने की जो शक्ति है आपका भी अधिकार है कानून बनाने में, वो आप वोट द्वारा वो शक्ति आप किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो यहां पर भी ये बात की गई, जब आप लोकल स्तर पे चला जाता है तो वहीं के लोकल लोग जो हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो लोकल आदमी लोकल सरकार का एक भाग बन जाता है, राइट। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो फिर फैसले होते हैं, कानून बनाए जाते हैं लोकल स्तर पे, तो उन कानूनों में वो भागीदारी करता है कौन, लोकल जो आदमी है। तो ये जो पंचायती है या म्यूनिसिपैलिटी है वो एक मंच का काम करता है, राइट। तो यही बात इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमने क्या करना है कि कुछ राज्यों में इसका कुछ सकारात्मक पहलू दिखाना है, क्योंकि अभी हमने कहा था राज्यों में अलग अलग इसका जो प्रभाव है वो पड़ा है। तो कुछ राज्यों का हमने एक सकारात्मक और कुछ राज्यों का नकारात्मक भी दिखाना है, परंतु शुरुआत करेंगे सकारात्मक से, पॉजिटिव से। तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे एक
कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट एक योजना है, ये कहाँ की है? केरला की। ये योजना के तहत जो औरतें हैं उनको एम्पावर किया गया, सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं, औरतों को रोजगार दिया गया। इस तरह की योजनाएं बनाई गई जिससे कि वहाँ की जो लोकल औरतें थी वो सेल्फ डिपेंडेंट हुई। तो ये केरला में हुआ। केरला में जो पंचायत थी या जो लोकल बॉडी थी उन्होंने अपने स्तर पे काम किया और इस प्रोजेक्ट को लेके आए, और इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वहाँ की औरतों का वो देखा गया। तो सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो औरतों का विकास हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था? ये प्रोजेक्ट जो है कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ का है? केरला का। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? टीयर 3 गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, पर यहां पर पंचायत हम लेंगे, राइट। तो ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये बात याद रखेंगे। तो केरला ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, एकदम सिमिलर केरला जैसा ही काम इसने किया है। इसने क्या किया है कि जो स्ट्राइड मतलब होता है किसी चीज को प्रगति की तरफ ले जाना, तो हुआ क्या था कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार थी, जो वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार थी, उसने अपनी जो पंचायतें हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी फंड दिया, कुछ शक्तियां दी जिससे कि वो खुद अपना कार्य कर सके, कर वसूल सके। तो इस तरह से जो वेस्ट बंगाल की सरकार थी उन्होंने पंचायत को काफ़ी सशक्तिकरण किया, उनको काफ़ी एम्पावर किया। उसके बाद ये देखा गया कि काफ़ी, तो जैसे कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं, तो उन्होंने अपनी जो पंचायत, जितने भी पंचायत थे वहाँ, उनको काफ़ी एम्पावर किया, चाहे वो फंड से किया, अच्छा खासा फंड उन्हें दिया, काफ़ी शक्तियाँ उन्हें दी जिससे कि वो अपने लेवल पे काम कर सके। और ये देखा गया, जो अंत में जो परिणाम आया वो ये देखा गया कि पश्चिम बंगाल पे ग्रामीण स्तर पे काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी विकास हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये देखा गया है। तो केरला का याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का याद रखेंगे। और आगे हम देखते हैं, जो इसका अगर एक अलग पहलू देखा जाए, अभी तक हमने सकारात्मक बात की थी, अगर हम इसका एक नकारात्मक पहलू देखें तो वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आप जैसे कि जानते हैं काफ़ी बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जो पंचायत थे या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी वो बनाई गई थी। परंतु दिक्कत क्या हुआ कि जो वहाँ का जो पंचायत थी वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको जो एक फिनेंस चाहिए होता है, जो वित्तीय सहायता चाहिए होती है, वो काफ़ी कम थी। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, और कहीं ना कहीं उस लेवल पे उनको एक राजनीतिक शक्ति नहीं दी गई, एक प्रशासन करने की शक्ति नहीं दी गई, सीमित दी गई। तो इस वजह से क्या देखा गया कि जो पंचायती सिस्टम था उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ। देखिए, इसमें असल में पंचायती सिस्टम की गलती नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार जो उसके ऊपर बैठी है उसने ही पंचायत को एम्पावर करना था, तो यूपी उतना कर नहीं पाया, इसीलिए पंचायत वहाँ की उतना काम नहीं कर पाई। तो ये देखा गया है। और इसमें जो आलोचक थे उन्होंने कहा है कि जब भी आप ये जो अंग है 73वां और 74वां, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनको अगर आप कम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या कम इनको राजनीतिक शक्ति देंगे तो ये कभी अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। वहीं पर आप वेस्ट बंगाल का ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ने पूरी सहायता करी, वेस्ट बंगाल सरकार ने, तो उनके पंचायतों ने काफी अच्छा कार्य किया, परंतु यूपी में नहीं हुआ, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा कि हमने एक पॉजिटिव बात करी, पॉजिटिव ने हमने केरला का उदाहरण लिया, वेस्ट बंगाल का उदाहरण लिया, और नेगेटिव में हमने यूपी का उदाहरण लिया, ठीक है। और ये सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस राइटिंग में, राइट। थर्ड स्टेप हम देखते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमें कंक्लूजन करना होता है, और कंक्लूजन में मैंने बताया था आपको, इसको कहीं ना कहीं आपने इसमें एक सॉल्यूशन भी देना है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन अंत में हम क्या देखेंगे कि जो प्रभाव है 73वां और 74वें संशोधन का, जो कि बात करता है थर्ड टियर गवर्नमेंट का, थर्ड टियर मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है, अलग अलग राज्य में अलग अलग है। हमने देखा केरला और वेस्ट बंगाल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, यूपी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार इनका हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो चलती तो इंसान से ही है ना, तो अलग अलग इंसान अलग अलग नेचर का होता है, तो इसी वजह से ये दिक्कतें हमें दिखती है, राइट। तो यहाँ पर यह है कि ये इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस, मतलब ये बहुत अति महत्वपूर्ण है कि जो भी ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं
ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित, जैसे कि लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सब जो आ रहे हैं इसको अच्छी तरह देखा जाए और इन सभी संस्थानों को एक जो इनकी रिक्वायर्ड पावर है, जो इनको एक शक्ति आपने देनी है वो देनी चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनको देने चाहिए, और जो इनकी कैपेसिटी है, जो क्षमताएं हैं, जिस स्तर पे काम कर सकते हैं, उन क्षमताओं के लिए, उन कैपेसिटी के लिए इनको उस लेवल की आज़ादी देनी चाहिए, राइट। देखिए, आप कभी भी जो आपके नीचे हैं उनसे आप अच्छा काम तभी करा सकते हैं जब उनको एक दायरे की आज़ादी दे पाएंगे। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा आप उन्हें स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखेंगे तो वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो उनकी कैपेसिटी तभी काम कर पाएगी जब आप उनको कुछ शक्तियां देंगे। तो यही अंत में इसका कंक्लूजन आपने दे दिया, राइट। तो यहां से हमने क्या देखा, तो सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, इंट्रो दिखाया, यानी कि आपने इसमें कमेंट किया कि 73rd अमेंडमेंट क्या था, किस तरह का था, इस तरह का आपने इसमें कमेंट किया। सेकंड स्टेप में आपने इसका एक नेगेटिव पॉजिटिव फेस दिखाया, स्टार्टिंग पॉजिटिव से करी, जिसमें आपने केरला का उदाहरण लिया, वेस्ट बंगाल का उदाहरण लिया, और फिर आपने इसमें नेगेटिव दिखाया जिसमें आपने यूपी का उदाहरण लिया, और थर्ड में आपने इसका एक कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में आपने क्या दिया कि इसमें कैसे आपने हेल्प करनी है, कैसे इनको फंडिंग देनी है, कैसे इनको थोड़ा आज़ादी देनी है जिससे कि अपने लेवल पे काम कर पाए। तो इस तरह से ये कंक्लूजन होता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां से आपने जो आपका क्वेश्चन है वो आपने पूरा करना है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो एज पर जितनी भी आपकी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से आपने इस्तेमाल कर देना है डेटा, राइट। आगे देखते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा, तो यहां पर देखिए जो HCS मीन्स के जो टेस्ट सीरीज हैं, जो आपके बहुत जल्द 60 डेज हम लेके चल रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको पता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 इंग्लिश हिंदी 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, और पेपर 3 आपका GS। तो इसमें जो आपका जो तीनों टेस्ट सीरीज हैं, इट विल कॉस्ट यू 6999 ओनली। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके प्रीमियम लेक्चर और स्टडी मटेरियल के बारे में, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज नहीं होंगी, ये भी आपको 6999 का पड़ेगा। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज नहीं होंगी, ये बात याद रखेंगे। पर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को लीजिए, जो आपको पड़ेगा ओनली 9999, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी 3 के 3, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और आपको जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो भी दिए जाएंगे, राइट। इससे आपकी पूरी तरह तैयारी हो जाती है, और इट विल कॉस्ट यू ओनली 9999 ओनली। अब इसमें भी देखिए एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, वो ऑफर है अर्ली 90 का कूपन आपने इस्तेमाल करना है, और इसमें आपको 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। हाउ मच? 90% डिस्काउंट। तो यानी कि 9999 का जो 90% डिस्काउंट होगा वो पड़ेगा आपको ओनली 999। अब इसमें एक कंडीशन हमारी ये है कि अभी अगर आप इसे कोर्स को लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 999। उसमें किसी कारणवश आपका जो ऑफिशियल आंसर की आती है, जो रिजल्ट आता है, उसमें आपका नाम नहीं आ पाया, तो आप चाहें तो कोर्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु अगर आपका नाम आ गया है, आप मेरिट में आ चुके हैं, मेंस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग जो अमाउंट है, जो 9000 का है, तब आप हमें दे सकते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस के लिए, राइट। तो ये एक ऑफर है आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है ये ऑफर आपको पसंद आया होगा। और ऑलरेडी आपने देखा होगा जो महक स्वामी मैम है, उनका स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उनके द्वारा दिया गया जो रिवॉर्ड है, जो हमारा एफर्ट है, वो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए मेंस राइटिंग किस तरह से की जाती है। जैसे यहाँ पर मोहित जो AETU में सेलेक्ट हो चुके हैं, इस तरह से उनकी कॉपी चेक की गई है गोयला क्लासेस में। तो आज उनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए याद रखेगा, ये अब मेंस राइटिंग है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।